हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक बार हमारे चैनल में सी ए बडीज़। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने स्लाइड पे इंडियाज़ 19। तो आज जो है हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे इंडियाज़ 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स की। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है हम अपना डिस्कशन चालू करते हैं। तो हमने जो है कोशिश करी है कि भाई जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट जो है हमने इसके नोट्स बनाए हैं। ठीक है, उतनी शॉर्ट हमने जो है स्लाइड्स बनाई है, बाकी जो है हम इसको एक्सप्लेनेशन जो है आपको पूरी करेंगे। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंडियाज़ 19 एम्प्लॉय बेनिफिट जो है ये बात करता है कि भाई जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव होते हैं एम्प्लॉय से, तो उनको कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंडियाज़ 19 के। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियाज़ 19 का। इंडियाज़ 19 में कहते हैं कि भाई अपने को लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है। ठीक है ना, जितने भी एडवांस सर्विसेज एम्प्लॉय से रिसीव हुई हैं और जितने भी एम्प्लॉय से जो सर्विस रिसीव हुई है और उसके बदले में जो हमने फिर उसका फ़ायदा उठाया है। ठीक है ना, जितने बेनिफिट्स हमने उससे जो है हमें अपने को मिले हैं, उसकी कॉस्ट को जो है हमें P&L में रिकॉग्नाइज़ करना है। दूसरा फिर हम देखते हैं कि भाई स्कोप क्या है हमारे इंडियाज़ 19 का। तो ये जो है सभी एम्प्लॉय बेनिफिट्स को कवर करता है, एक इंडियाज़ 102 को छोड़ के, शेयर बेस्ड पेमेंट्स को छोड़ के, जो कि इंडियाज़ 102 कवर करता है। उसके अलावा ये इंडियाज़ कहता है कि भाई सभी लीगल बेनिफिट्स और कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट्स जो हैं आपको रिकॉग्नाइज़ करने पड़ेंगे। लीगल बेनिफिट्स तो आप सभी समझते हैं, जैसे कि स्टैट्यूटरी जो लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि बोनस वगैरह। और उसके अलावा कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट्स होते हैं जो कि पास्ट प्रैक्टिस से अराइज होते हैं। ठीक है ना, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती यहाँ पर रिकॉर्ड करने की, बट कंस्ट्रक्टिव होता है कि भाई पिछले कई सालों से वो काम हम करते आ रहे हैं, तो एक जो है मन भावना बन जाती है कि भाई हाँ ये काम जो है इस साल भी किया जाएगा। जैसे कि दिवाली बोनस होता है कि भाई हर साल पे होता है, तो अब एम्प्लॉयज़ के मन में हो चुका है कि हर दिवाली को अपने को बोनस मिलेगा ही। और ये वहाँ पर एम्प्लॉयर के पास भी फिर कोई और ऑप्शन नहीं होता। ठीक है ना, दे डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव। ठीक है, फेयर अल्टरनेटिव नहीं होता कि भाई इसके अलावा और कुछ करने का उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। तो इसलिए जो है फिर वो उसे हम कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट बोलते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट अपने 4 तरह के हैं इस इंडियाज़ के हिसाब से। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, टर्मिनेशन बेनिफिट्स और अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में आपकी एक आती है सैलरी। ठीक है ना, सैलरी का मुझे लगता नहीं कुछ बताने की ज़रूरत है, सभी को पता होगा कि अपना जो है रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर नॉर्मली पे हो जाती है। तो करंट लायबिलिटी ही रिकॉग्नाइज होगी, अगर आउटस्टैंडिंग होगी तो एक्रोल बेसिस पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, एज एंड व्हेन सर्विस इज रेंडर्ड। और उसके अलावा जो होते हैं अपने बोनस और प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स, ये भी एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे जब ऑब्लिगेशन अराइज होगी। ठीक है ना, बोनस आपके 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है जो स्टैट्यूटरी बोनस होता है, ठीक है ना, जो बोनस एक्ट के हिसाब से आपका 20% वगैरह की जो लिमिट थी उसके हिसाब से जो बोनस रिकॉर्ड होगा, तो वो होगा जब सर्विस रेंडर होगी। और उसके अलावा जो होता है परफॉर्मेंस बोनस जो कि ऑब्लिगेशन राइज होगी, या फिर दिवाली बोनस, ठीक है ना, जो दिवाली पे होता है, तो वो तो उसके हिसाब से रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके अलावा पेड लीव्स जो है आपकी 2 तरह की होती हैं, एक्यूमुलेटिंग लीव्स और नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव्स। ठीक है, एक्यूमुलेटिंग लीव्स में क्या होगा कि जो लीव्स आपकी जो है इकट्ठी होती रहेंगी। मान लो आपको जो है इस साल में 12 लीव्स अलाउड है, तो 12 में से आपने 10 लीव्स ले ली, 2 आपकी जो बची हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी अगले साल में। ठीक है, तो जो अनयूटिलाइज लीव्स हैं और उनमें से जितना एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप यूटिलाइज कर लोगे अगले साल में, उसका जो है एंटिटी को प्रोविज़न रिकॉर्ड करना पड़ता है। उसके अलावा नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव्स में क्या होता है, नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव्स में जो है वो एक्यूमुलेट तो होती नहीं है। 12 साल में से आपने 12 लीव्स में से आपने 10 लिए हैं, 2 रह गई, तो वो 2 इसी साल लैप्स हो जाएंगी। लेनी है तो लो, अगले साल वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी। तो उस चक्कर में फिर जो है आपको आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनती उसको रिकॉर्ड करने की। ठीक है, तो ये हम अगले स्लाइड में देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूमुलेटिंग जो है कैरी फॉरवर्ड हो सकती है और प्रोविज़न जो है अनयूटिलाइज लीव्स का बनाया जाएगा। नॉन एक्यूमुलेटिंग कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती, इसलिए कोई प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा फिर आपका आता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। ये मेरे ख्याल से जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो इसके अंदर जो है 2 तरह के प्लान्स हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स और डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स में क्या होता है, इसके अंदर जो है कंट्रीब्यूशन डिफाइंड होता है, जैसे कि पीएफ ईएसआई वगैरह की जो पेमेंट करते हैं, तो एम्प्लॉयर का जो है वो डिफाइंड होता है कि भाई अपने को 12% का कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो उसके अंदर फिर उसकी ऑब्लिगेशन भी जो है 12% तक सीमित है। ठीक है ना, तो अगर आगे जाके जो है इन्वेस्टमेंट रिस्क या एक्चुरियल रिस्क की एक्चुरियल के जम्पशंस में कोई चेंज होने की वजह से जो है अगर एक्चुरियल रिस्क इंक्रीज़ होता है, तो उसमें जो है फिर वो एम्प्लॉयर बोर नहीं करेगा। ठीक है ना, एम्प्लॉयर का अमाउंट फिक्स था कि भाई कंट्रीब्यूशन तक जो है उसकी लायबिलिटी सीमित थी। उसके अलावा जो है इसकी रिकॉग्निशन कैसे होगी, तो इसके एक्सपेंडिचर को हम रिकॉर्ड करेंगे जब उसकी ऑब्लिगेशन अराइज होगी एम्प्लॉयर की। ठीक है ना, जैसे मंथली अगर पेमेंट होती है पीएफ की, तो मंथली जो है रिकॉर्ड करते रहते हैं बेनिफिट्स को, उसके एक्सपेंडिचर को P&L में। डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होते हैं, इसके अंदर जो है बेनिफिट डिफाइंड होता है। ठीक है ना, इसके अंदर बेनिफिट्स को जो है डिफाइन कर रखा है कि भाई यहाँ पर जो है
जैसे कि अब हमने कोई बेनिफिट दे दिया कि भाई जैसे मेडिकल रीइंबर्समेंट का, ठीक है ना, मेडिकल रीइंबर्समेंट का अगर कोई बेनिफिट दिया है या फिर ग्रेचुटी का जो बेनिफिट दिया है, ठीक है, तो वो बेनिफिट है। अब उसकी वजह से जो ग्रेचुटी की लायबिलिटी हर साल एस्टिमेट होगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक्चुरियल जो है एक्चुरी से जो है हम एस्टिमेट करवाते हैं ये खर्चे। तो हर साल जो है एक्चुरी अपनी एजम्पशंस यूज़ करता है, ठीक है ना। उसकी अलग अलग एजम्पशन होती है कि भाई लास्ट ऑन सैलरी क्या होगी, डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या होंगे, मोर्टेलिटी रेट क्या होगा, डेथ रेट क्या होगा, उस हिसाब से, ठीक है ना, इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, तो उस हिसाब से जो है वो उसकी अलग अलग एजम्पशन होती हैं। और हर साल एजम्पशन चेंज होने की वजह से लायबिलिटी में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज आ सकता है। और यहाँ पर जो है एम्प्लॉयर ने वादा करा है कि हम बेनिफिट्स पूरे प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने कोई अमाउंट तक सीमित नहीं करा कि भाई हम इतना % देंगे, हम इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो भी आपका उस टाइम पे बेनिफिट के हिसाब से अमाउंट बनेगा वो हम देंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर अगर हर साल घटता या बढ़ता रहेगा ये अमाउंट अजम्पशन चेंज होने की वजह से या इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से, तो उसके हिसाब से वो रिस्क जो है एम्प्लॉयर को ही बियर करना पड़ेगा। तो इसके अंदर यहाँ पे यही लिखा हुआ है हमने कि एम्प्लॉयर जो है लायबल होगा प्रोवाइड करने के लिए एंटायर अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। तो एक्चुरियल और इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो एम्प्लॉयर ही बोन करता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ लायबिलिटी जो है एस्टिमेट की जाएगी और एक्सपेंसेस जो है रिकॉर्ड किए जाएंगे एज पर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। तो प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड क्या है, यहाँ पर जो है अकाउंटिंग होती है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड के हिसाब से, ठीक है। तो एक्चुरियल, इससे पहले हमने देख लेते हैं कि भाई एक्चुरियल रिस्क होता क्या है। वैसे एक्चुरियल रिस्क जो है वो रिस्क है जो कि लायबिलिटी अमाउंट चेंज हो सकती है, ठीक है ना। जैसे कि लास्ट ऑन सैलरी जो कि उन्होंने बात करी कि भाई वो अजम्पशंस में चेंज होने की वजह से। और इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा, यानी कि कंपनीज़ क्या करती हैं, कुछ ट्रस्ट वगैरह में पैसा लगा देती हैं, ठीक है ना, या फिर जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में पैसा लगा देते हैं कि भाई जो फ्यूचर में लायबिलिटी बनेगी उसको पे करने के लिए जो है साथ साथ कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, जिनको हम प्लान्ड एसेट्स भी बोलते हैं। तो ये आपने इनकम टैक्स में भी पढ़ा होगा, सेक्शन 13 है शायद, ट्रस्ट की जो आप टैक्सेशन पढ़ते हो उसके अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि भाई आगे फ्यूचर में लायबिलिटी राइज होगी तो यहाँ से जो है वो इन्वेस्टमेंट बेच के हमारे पास कुछ पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो उस लायबिलिटीज़ के लिए भी आप इन्वेस्ट करते हो। तो ये वो रिस्क है कि भाई इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इनसफिशिएंट हो सकता है आपकी लायबिलिटी को पे करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा फिर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड में हम आते हैं। तो ये कुछ प्लान्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले प्लान्स कई तरह के होते हैं, स्टेट प्लान्स, ठीक है ना, जो कि गवर्नमेंट मेंटेन करती है, इसे जनरली डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान माना जाता है। मल्टी एम्प्लॉयर प्लान जनरली जो है फंड मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं आपका मेंटेन करती हैं, ठीक है। टर्म्स चेक करने की जरूरत है, अगर टर्म्स क्लियर नहीं है तो उसे हम जो है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान मानेंगे। ग्रुप प्लान्स जो कि जैसे टाटा ट्रस्ट हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया, उन्होंने जो है अपनी ग्रुप कंपनीज़ के लिए प्लान बना रखे होते हैं, ठीक है। इन्हें डिफाइंड बेनिफिट प्लान जनरली माना जाता है। और इंश्योर्ड प्लान्स ये जो है इंस्टीट्यूट में दे रखा है, वहीं से ये नोट्स हमने शॉर्ट में बनाए हैं, ठीक है। इंश्योर्ड प्लान्स ये जो है यूजुअली होती हैं पॉलिसीज टेकन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज, टर्म्स चेक करनी होती हैं, अगर टर्म्स नहीं है तो उसे कंसिडर किया जाता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। उसके अलावा जो है प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड, इसके अंदर कुछ की टर्म्स यूज़ हो रखी हैं, करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, एक्चुरियल गेन्स और लॉसेस, प्लान एसेट्स, एक्चुरियल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स और एसेट सीलिंग। इस पर हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए ये तो हमने मतलब नोट्स में तो हमने ये 7 की टर्म्स ही लिखी हैं, इसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि फिर जो है अपना स्लाइड जो है बहुत ज़्यादा हो जाती। बट अगर हम बात करें एक एक करके, करंट सर्विस कॉस्ट हम सभी को पता है कि भाई जो भी लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी, हमारी जो नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी होती है वो हर साल जितनी इंक्रीज़ होगी, यानी कि ओपनिंग से क्लोजिंग में जो इंक्रीज़ आया वो हमारा करंट सर्विस कॉस्ट होता है। अगर दूसरी भाषा में हम इसे समझें तो इस साल जो है एम्प्लॉय ने हमें जो सर्विस प्रोवाइड करी उसके बेनिफिट्स जो हमने कंज्यूम करे, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट जो होगी इस साल की करंट पीरियड की वो करंट सर्विस कॉस्ट होती है। इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट होता है ये राइज होता है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना। लायबिलिटी जो है टाइम टू टाइम, जैसे कि जो नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी जो हम एस्टिमेट करते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में, वो जो है हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल के करते हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू जो हमने आज की निकाली है 31 मार्च की, ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर जो है कुछ इंक्रीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू कुछ और होगी, थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा उसमें। तो वो जो इंक्रीज़ हुआ है वो इंक्रीज़ होता है फाइनेंशियल, जिसे हम फाइनेंस कॉस्ट भी बुक करते हैं, ठीक है ना। इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है, यानी डिस्काउंट रेट से, जिस डिस्काउंट रेट से हमने इसे डिस्काउंट करा था उसी डिस्काउंट रेट से जो है वो ओपनिंग बैलेंस पे इंक्रीज़ होता है। तो इसे हम जनरली कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग बैलेंस इंटू में इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो ये पैसेज ऑफ टाइम की वजह से राइज होता है। उसके अलावा पास सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट होता है, ये होता है कि भाई जो डिफाइंड बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू में जो चेंज हुआ है ड्यू टू प्लान अमेंडमेंट, ठीक है ना। प्लान में चेंज होने की वजह से जो डिफाइंड बेनिफिट की अमाउंट में चेंज हुआ है उसे हम कहते हैं
पास सर्विस कोस्ट। उसके अलावा जो है आपका आता है, जैसे कि एक बार इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई अगर लास्ट रोन सैलरी हम लेते हैं जनरली 1/2, ठीक है, आगे जाके कुछ प्लान में अमेंडमेंट हुआ, उसकी वजह से हमें 3/4 ऑफ लास्ट रोन सैलरी लेनी है ग्रेचुटी कैलकुलेट करने के लिए। अब 3/4 की वजह से जो इंक्रीज़ आया ना सैलरी में, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस हम उसके अंदर लेते हैं, तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस तो जा चुके हैं पिछले सालों के, ठीक है, उसमें अब 1/2 की जगह हम 3/4 ले रहे हैं। तो जो पिछले सालों की 1/2 की वजह से 3/4 में इंक्रीज़ होने की वजह से जो पिछले सालों की कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है वो हम पिछले सालों में ही एलोकेट करते हैं एज अ पास सर्विस कॉस्ट, और ये आपकी जो है P&L में ही ट्रांसफर होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है हम देखते हैं एक्चुरियल गेंस और लॉसेस। तो ये होते हैं चेंजेस जो कि अराइज होते हैं ड्यू टू चेंज इन एक्चुरियल अजम्पशन, जो हमने पहले ही बात करी थी कि एक्चुरी जो है कुछ अजम्पशंस लेता है यहाँ पर ग्रेचुटी वगैरह की या लीव एनकेशमेंट वगैरह की लायबिलिटी कैलकुलेट करने में। तो उसकी अजम्पशंस में अगर टाइम टू टाइम कोई चेंज हो रहा है, लास्ट ऑन सैलरी या एस्टिमेटेड ईयर ऑफ सर्विस या फिर जो है डिस्काउंट रेट, तो उसका जो एक्चुरियल गेन और लॉस आएगा वो आपका कहाँ पे जाता है, वो आपका OCI में रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। और इससे पहले जितने भी हमने 3 ऊपर के एलिमेंट्स की बात करी, करंट सर्विस कोस्ट, इंटरेस्ट या पास सर्विस कोस्ट, ये आपके जाते हैं P&L में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्लान एसेट्स। प्लान एसेट्स जो हैं ये अभी हमने बात करी कि ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि यूज़ की जाती हैं पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है ना, लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए ये एसेट्स यूज़ की जाती हैं, और ये हमेशा जो है फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज़ की जाएंगी, ठीक है। तो प्लान एसेट्स को हमेशा फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, और फेयर वैल्यू जो होगी प्लान एसेट्स की वो डिडक्ट की जाएगी फ्रॉम डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी इन ऑर्डर टू शो डेफिसिट और सरप्लस, ठीक है। तो प्लान एसेट्स की जो फेयर वैल्यू होती है वो जो है डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी से, यानी कि जो हम बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज़ करेंगे वो नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि और ये लॉजिकल भी है, क्योंकि जिस प्लान से रिलेटेड हमारी लायबिलिटी है उसी प्लान से रिलेटेड जो है हमने एसेट्स बना रखी हैं, ठीक है। तो हमारी जो एक्चुअल में जो हमारी लायबिलिटी आएगी वो तो जो मतलब हमें एक्चुअल में अमाउंट पे करना पड़ेगा वो तो हमें एसेट्स बेच के जो पैसा आएगा उसके अलावा जो बचेगा वही तो पे करना पड़ेगा, वही तो हमारी नेट कॉस्ट आएगी। तो उसके हिसाब से ही जो है हम नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हम जो है अपनी जो भी हमारी लायबिलिटी होगी उसमें से प्लान एसेट डिडक्ट कर देंगे, और जो अमाउंट बचेगा वो हम जो है लायबिलिटी रिकॉग्नाइज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स। तो प्लान एसेट्स में जो है हम जो रिटर्न जो एक्चुअल में हम जो रिटर्न कमाते हैं, ठीक है, और जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं स्टार्टिंग में जब हम एस्टिमेट करते हैं अपनी लायबिलिटी को, ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न का जो डिफरेंस होगा उसे जो है रीमेजरमेंट रिजर्व में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। जो भी डिफरेंस इसमें बाद में राइज होता है तो ये रीमेजरमेंट रिजर्व में जाता है और इसे ट्रांसफ़र करते हैं OCI में, ठीक है। तो ये जो है एज अ रीमेजरमेंट गेन और लॉस हम OCI में ट्रांसफ़र करते हैं। एसेट सीलिंग क्या होती है? तो एसेट सीलिंग जो है जनरली वो अमाउंट होता है जो कि हमारा, अगर हमारी जैसे मान लो प्लान एसेट्स जो है सरप्लस में है, ठीक है ना, प्लान एसेट्स को बेच के हमारे पास इतना पैसा आ गया कि भाई वो लायबिलिटी तो आराम से कवर हो ही गई, प्लस में हमारे पास कुछ सरप्लस फंड बचा है, ठीक है। तो जनरली जितना सरप्लस फंड बचता है उसे हम जो है विड्रॉ कर सकते हैं। बट एसेट सीलिंग में क्या होता है, कई बार जो है कंपनी का एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना, ट्रस्ट के साथ कि भाई आप सारा अमाउंट जो सरप्लस का होगा वो विड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। मान लीजिए कि भाई आपकी प्लान एसेट है 10,000 की और आपका जो है 8,000 का लाइबिलिटी बनी, ठीक है, तो 2,000 रुपये का जो है आपका सरप्लस बच गया। बट अब सरप्लस में वहाँ पे जो है आपका रेस्ट्रिक्शन है सरप्लस के ऊपर कि आप जो है सारा का सारा 2,000 विड्रॉ नहीं कर सकते, आप 1,600 विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आप 1,600 विड्रॉ कर पाओगे तो वहाँ पे जो है 400 रुपये का जो होगी वो एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है ना, यानी कि एसेट पे सीलिंग लग गई कि आप 1,600 तक ही विड्रॉ कर सकते हो। तो 400 रुपये से आपको जो है प्लान एसेट्स को अपना रिड्यूस करना पड़ेगा। और दूसरा इम्पैक्ट जो है उसकी सेकंड इफेक्ट जो जाएगा एंट्री का वो जाएगा रीमेजरमेंट गेन और लॉस से, ठीक है। तो उसका जो है हम एंट्री डाल देंगे रीमेजरमेंट रिजर्व डेबिट टू प्लान एसेट्स, ठीक है। उसके अलावा एसेट सीलिंग भी हो गया है। फिर बैलेंस शीट में जो है हम इसे प्रेजेंट कैसे करते हैं, बैलेंस शीट में हम इसे प्रेजेंट करेंगे वही लायबिलिटी और एसेट्स को जो है नेट करके दिखाते हैं और बाकी चेंजेस ड्यू टू रीमेजरमेंट रिजर्व, ठीक है। बाकी कर्टेलमेंट भी आता है। कर्टेलमेंट में क्या है, कर्टेलमेंट जो है एक मटेरियल रिडक्शन होती है इन जैसे कि प्लान में जो है एक मटेरियल रिडक्शन हुई है तो भाई एम्प्लॉइज़ कम हो गए या फिर जो है प्लान के बेनिफिट्स कुछ रिड्यूस हो गए, ठीक है, तो वो जो है कर्टेलमेंट होती है। बाकी इससे रिलेटेड एक ही अपना जो है एक मिनट, तो बाकी इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो कि अच्छा क्वेश्चन है, वो आपको ट्राई करना चाहिए और ये जो है मेरे ख्याल से एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम देखते हैं अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो हैं ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि भाई आपको एम्प्लॉयमेंट्स
के टाइम पे ही जो है एम्प्लॉयर को पे करने पड़ेंगे, बट जो है टर्मिनेशन से पहले पे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये रिपोर्टिंग पीरियड के जनरली 12 महीने के बाद पे होने होते हैं। इसके अंदर आपके लॉन्ग टर्म पेड एब्सेंसेस भी आ जाते हैं, ठीक है ना, जो पेड लीव्स वगैरह होंगी, या फिर लॉन्ग टर्म जैसे कोई सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रही है कंपनी, तो उसके जो एक्सपेंसेस होंगे, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस वगैरह, और उसके अलावा जो है डेफर्ड रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो इसको रिकॉग्नाइज कब करेंगे, इसके अंदर जो है हम जो भी सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट और रीमेजरमेंट जो होगी नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी की, उसको जो है टोटल हम P&L में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और इसका जो है लेवल ऑफ बेनिफिट अगर लेंथ ऑफ सर्विस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जब ऑब्लिगेशन राइज होगी, जब सर्विस रेंडर की जाएगी, जब जैसे जैसे सर्विस रेंडर होगी वैसे वैसे ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज की जाएगी, और उसे जो है ऑब्लिगेशन राइज होगी और उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे उस हिसाब से हम P&L में, ठीक है। और इसके साथ इंड AS 19 में जो है अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स का कोई डिस्क्लोजर की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा टर्मिनेशन बेनिफिट्स, तो एंटिटीज़ रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज द लायबिलिटी। तो यहाँ पे टर्मिनेशन बेनिफिट्स में क्या कहते हैं, यहाँ पे वॉलंटरी टर्मिनेशन बेनिफिट्स और आपका जो है वॉलंटरी टर्मिनेशन बेनिफिट और मैंडेटरी टर्मिनेशन भी जो होगा उससे रिलेटेड भी जो बेनिफिट्स होंगे वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं एक पहली रिक्वायरमेंट तो अपने स्टैंडर्ड की है कि भाई एंटिटी को जो है लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी जब एंटिटी जो है विड्रॉ नहीं कर सकती ऑफर ऑफ दोज बेनिफिट्स, ठीक है। तो एंटिटी जो है उन बेनिफिट्स के ऑफर को जो है विड्रॉ नहीं कर सकती, ठीक है ना। एक बार जो बेनिफिट प्रोवाइड करती है उसको जो है वापस विड्रॉ नहीं कर पाएगी, तो फिर जो है एक तो लायबिलिटी जब अराइज हो सकती है, या फिर जब एंटिटी जो है रिस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कर लेती है, ठीक है ना, विच एवर इज अर्लियर। इनमें से जो भी काम पहले करेगी उसी दिन से जो है उन्हें लायबिलिटी एक्सपेंडिचर जो है उसके हिसाब से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, जिसमें क्या रखा है कि भाई शायद 200 एम्प्लॉइज़ हैं, तो उसमें से 120 एम्प्लॉइज़ मतलब अगर आज के आज ही आप छोड़ के चले जाते हो तो हम आपको 10,000 की पेमेंट करेंगे, और हमारा जो 10 महीने का ऑर्डर बचा हुआ है उसको अगर आप काम पूरा करके जाते हो तो आपको जो है यानी 10 महीने तक अगर आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करके जाते हो तो आपको हम 20,000 की पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसमें से कुछ ऐसा है कि भाई 80 एम्प्लॉइज़ छोड़ के आज ही जा रहे हैं और अपना 120 एम्प्लॉइज़ जो हैं काम करके जाएंगे, ठीक है। तो 80 एम्प्लॉइज़ जो आज ही छोड़ के जा रहे हैं तो 80 × 10,000 हम जो है 8 लाख की हमारी ये टर्मिनेशन बेनिफिट हो गया, और जो 120 एम्प्लॉइज़ काम करके जाएंगे उसका जो है 120 इंटू में जो 80 × 10,000 और उसको 30,000 के हिसाब से मान लो 36 लाख हो गया, ठीक है। तो 36 लाख की उसकी पेमेंट जो है बाद में होगी। तो वो 36 लाख जो है अब अगर वो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं आज ही, यानी कि अगर आज के आज ही सारे एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, अगर आज के आज ही मान लो 200 के 200 एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी 10,000 के हिसाब से मान लो 20 लाख की पेमेंट होगी, ठीक है। तो वो तो आज की आज ही हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। बाकी जो इंक्रीमेंटल जो अमाउंट बच गया, ठीक है ना, 44 लाख था, 36 और 8 उसमें से 20 चला गया। बाकी सर्विस रेंडर होने की वजह से जो 24 लाख का इंक्रीज अमाउंट है वो सर्विस से लिंक्ड है, ठीक है ना। अगर काम करेंगे तो 24 लाख का जो है पे होगा, तो वो 24 लाख जो है आपका एज ए सर्विस कॉस्ट रिकॉग्नाइज हो जाएगा, और वो ओवर द पीरियड ऑफ सर्विस, ठीक है ना, जो 10 मंथ का टाइम है उसमें जो है स्टेट लाइन बेसिस पे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं 2,40,000 2,40,000 करके, ठीक है। तो इसके अंदर वही लिखा होगा कि ओनली दैट पार्ट ऑफ बेनिफिट जो कि एक्सक्लूसिवली लिंक्ड होगा टर्मिनेशन से, उसे हम टर्मिनेशन बेनिफिट्स मानेंगे। अगर पार्ट ऑफ कंपनसेशन जो है फ्यूचर सर्विस से लिंक्ड है तो उसे हम जो है सर्विस कॉस्ट मानेंगे, टर्मिनेशन बेनिफिट नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टर्मिनेशन बेनिफिट हो गया। हो सकता है मैंने काफ़ी जल्दी पढ़ाया हो, बट ये जो है आपका लास्ट टाइम रिवीजन में काम आएगा। एटलीस्ट आप 1-2 बार खुद से पढ़िए, फिर उसके बाद जो है आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है इसको अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मेल ID डाल दूँगा। तो ओके गाइस, और बाकी अपने दोस्तों को जो है ये शेयर कीजिए, और आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।